चलिए बच्चों, आज है लेक्चर नंबर 9 और आपके सामने स्टार्ट करें डी ब्रोगलीज थ्योरी या डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। आज है लेक्चर नंबर 9 और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लिया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जितनी भी सीरीज हैं सबको आपको याद करके रखना है। लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड, कहां से कहां ट्रांजिशन होता है, अल्फा लाइन किसको बोलते हैं, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या क्या होंगी। फिर आज हम लोग डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस में सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं, डी ब्रोगली फ्रेंच साइंटिस्ट थे। एक्चुअली ये एक एरिस्टोक्रेट रॉयल फैमिली के मेंबर थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी इनको, लेकिन ये पढ़ने में भी काफी बढ़िया थे, शानदार थे। सो डी ब्रोगली ने एक थ्योरी दी 1923 में। एक्चुअली ये उनका पीएचडी थेसिस था, पीएचडी वर्क था। उस पीएचडी वर्क में डी ब्रोगली ने बताया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल के अंदर, पार्टिकल नेचर तो है ही है, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल की तरह तो ऑब्वियसली बिहेव कर रहा है, लेकिन मूविंग पार्टिकल के अंदर वेव नेचर भी होता है। मतलब मूविंग पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव करता है। ऐसा डी ब्रोगली ने अपने पीएचडी थेसिस में सजेस्ट किया था 1923 और 24 में। और ये पहली बार हुआ 1929 में, फिर नोबेल प्राइज मिला डी ब्रोगली को। और पहली बार ऐसा हुआ, इनफैक्ट आज तक पहली बार ऐसा है कि किसी के पीएचडी वर्क को नोबेल प्राइज मिला। ये बहुत बड़ी बात होती बेटा, किसी के पीएचडी वर्क को नोबेल प्राइज मिल रहा था। 1929 में नोबेल प्राइज मिला डी ब्रोगली को, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं डी ब्रोगलीज थीसिस या हाइपोथेसिस। शुरुआत में जब इन्होंने 1923 में ये अपनी थ्योरी दी थी तो इट वाज अ हाइपोथेसिस देन, और फिर लेटर इट वाज प्रूव टू बी वेरी एक्यूरेट और एकदम परफेक्ट करेक्ट प्रूव हो गई, और फिर इनको नोबेल प्राइज मिल गया था 1929 में। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करना, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, एवरी मूविंग मैटर, मैटर मींस एवरी मूविंग पार्टिकल एग्जिबिट्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज। हर मूविंग पार्टिकल के अंदर वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। और जब मैटर मूव करता है और वो वेव की तरह बिहेव करता है, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगेगा, मतलब आपको फील नहीं आएगा। आपको लगेगा कि अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, सपोज हम लोग एज अ पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर भी वेव नेचर है? द आंसर इज यस, हमारे अंदर भी वेव नेचर है। अब ये फील नहीं आता कि ये कैसा है, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, समझ में नहीं आ रही कि एग्जैक्टली क्या, पर ऐसा ही होता है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती है, मतलब वो वेव की तरह बिहेव करता है। सच वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। ऐसी वेव्स को आप क्या बोलोगे? मैटर वेव्स। याद रखिएगा, सच वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। ऐसी वेव्स को क्या बोलेंगे बेटा? मैटर वेव्स बोलेंगे। और डी ब्रोगली ने अपने पीएचडी वर्क में यह भी बताया कि मैटर वेव की वेवलेंथ क्या होगी। ये जो मैटर मूव करता है तो जब वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो उनको मैटर वेव्स बोलते हैं। और उनकी वेवलेंथ के लिए डी ब्रोगली ने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया, H/P, वेयर P इज लीनियर मोमेंटम। यहां P बेटा लीनियर मोमेंटम है, मूविंग ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को आप mv से भी जानते हो, ठीक है। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहां पे जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा है, दिस लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, या आप बोल सकते हो मैटर वेव की वेवलेंथ है, और मैटर वेव की वेवलेंथ है, ठीक है। ये रिलेशन 4 पेज का इनका रिसर्च वर्क था, सिर्फ 4 पेज का। आप सोचो, सिर्फ 4 पेज का इनका पीएचडी वर्क था, ओनली 4 पेजेस। और जब इन्होंने अपने पीएचडी गाइड को, मतलब जो इनके प्रोफेसर थे जिनके अंडर में ये रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी का मतलब रिसर्च होता है, सो जिनके अंडर में रिसर्च कर रहे थे, जब उनको ये पेपर दिया, जब मतलब उनको अपना काम बताया कि मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर वेव नेचर होता है, ये 4 पेज का मेरा काम है, आप देख लीजिए। तो वो पेपर जो इनके गाइड थे, उन्होंने आइंस्टाइन को भेजा, एल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा कि आप जरा इसको देखो एक बार कि क्या इस जो व्यक्ति ने काम किया है वो कितना शानदार है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत, मतलब आप बोल सकते हो, प्रेज किया डी ब्रोगली को, और ये कहा कि डी ब्रोगली ने एक नए फिजिक्स की शुरुआत कर दी है, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा उस 4 पेज के रिसर्च वर्क में। अब था बड़ा सिंपल, मैं बताऊं, था बड़ा सिंपल।
हुआ क्या एग्जैक्टली ये रिजल्ट कैसे आया था ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पी लीनियर मोमेंटम हुआ क्या, डी ब्रॉगली ने दोनों थ्योरी को मर्ज कर दिया। अभी तक बहस क्या चल रही थी, इसके पहले की पृष्ठभूमि आपको मालूम है, लाइट के नेचर को लेके बहुत बहस चली कि लाइट पार्टिकल है या वेव है, लाइट पार्टिकल है या वेव है, इसको लेके बहुत बहस चल रही थी इसके पहले तक। और फिर बाद में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे ये हुआ कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है ना। जब ये एग्रीमेंट हुआ तो लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। अब अगर पार्टिकल और वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स कर दिया जाए तो ये रिजल्ट आता है। कैसे आता है और कैसे यूज, इसको कैसे डेराइव किया था डी ब्रॉगली ने, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली देखो, अगर मैं फोटोन के नेचर की बात करूं, फोटोन के आप बोल सकते हो फोटोन थ्योरी को वेव की तरह अगर मैं देखूं तो फोटॉन्स के लिए आपको मालूम है, चलिए अब मैं इसका डेरिवेशन कर रहा हूं, ऑल्दो डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फोटोन के लिए आपको मालूम है कि E की वैल्यू होती है बेटा एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। और हमें यह भी मालूम है बच्चे कि न्यू की वैल्यू सी बाई लैम्डा होती है, तो इसको आप एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हो। ये फोटोन के लिए हमें जानकारी है और बहुत समय से ये जानकारी है कि एनर्जी ऑफ फोटोन वन पैकेट इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, ये हमें जानकारी है, ठीक है बेटा। फिर आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी की जो थ्योरी है बिना किसी प्रूफ में गए हुए, क्योंकि वो बहुत एडवांस प्रूफ है, लेकिन मैं रिजल्ट को लिख रहा हूं बेटा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है तो ई स्क्वायर की वैल्यू, ई स्क्वायर एनर्जी के स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि यहां एम क्या है और एम नॉट क्या है, तो एक्चुअली एम नॉट यहां पे रेस्ट मास होता है। एम नॉट क्या है, रेस्ट मास है। एम नॉट क्या है बच्चे, रेस्ट मास है। सो यहां पे एम नॉट इज इक्वल टू रेस्ट मास। अब आप बोलोगे सर रेस्ट मास का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका मास अलग है, और जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका मास अलग होता है। दिस इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड दिस इज ट्रू। जब ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होता है तो उसका मास कुछ अलग होता है, और जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है तो उसका मास कुछ अलग होता है। तो मैं बता दूं फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, किसी भी फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, ध्यान रखिएगा, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। सो फॉर फोटोन, फोटोन के लिए रेस्ट मास की वैल्यू होती है 0। अब यहां पे जैसे ही आप 0 रखोगे तो ई स्क्वायर की वैल्यू एम स्क्वायर सी स्क्वायर, या आप ई स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर नहीं, यहां पी स्क्वायर होता है, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, ई स्क्वायर नहीं बल्कि पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब है मोमेंटम, सॉरी यहां पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पी मोमेंटम है बच्चे, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अब यहां पे अब ये रिजल्ट अगर रेस्ट मास 0 हो जाए तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये पी दोनों एक ही तरह के है ना, स्मॉल कैपिटल, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो रिजल्ट लिखा है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है, इसके प्रूफ में बिना गए हुए हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है। तो एम नॉट की वैल्यू 0 जैसे ही रखोगे तो ई स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगी, और ई की वैल्यू आ जाएगी पी इंटू सी। पी यहां मोमेंटम है और ई बेटा क्या है, एच सी बाई लैम्डा। यहां से आप ई को लिख रहे हो P इंटू सी, तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। फोटोन के लिए ये रिजल्ट आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो किसी भी फोटोन के लिए एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू सी। P यहां पे मोमेंटम ऑफ फोटोन है, आप समझिए, एनर्जी पैकेट है। फोटोन का रेस्ट मास 0 है। फोटोन एक एनर्जी पैकेट है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसके अंदर मोमेंटम होता है। वो मोमेंटम मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर टकराएगा तो अपना मोमेंटम इंपार्ट करता है। ये सरप्राइजिंग है, लेकिन ये सत्य है, ये बिल्कुल सही। और ई की वैल्यू है एच सी बाई लैम्डा। ई की वैल्यू एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू पी इंटू सी। सी की वैल्यू गई, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाती है एच अपॉन पी, यहां से लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन पी, और यही रिजल्ट डी ब्रॉगली ने अपने पीएचडी थीसिस में दिया था। सो आइंस्टीन इसलिए भी खुश हुए होंगे
क्योंकि आइंस्टीन के रिलेशन को यूज किया गया था डेरिवेशन में। तो आइंस्टीन ने कहा भैया बहुत बढ़िया, जबरदस्त आपने काम किया है और थ्योरी कमाल की है आपकी, कमाल की थ्योरी को वैलिडेशन मिल गया इतने बड़े साइंटिस्ट से, आइंस्टाइन से, तो डी ब्रॉगली के क्या कहने हैं। लेकिन मैं बताऊं ये तो सिर्फ थ्योरी थी, थ्योरी थी कि मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा है या नहीं है ये मालूम नहीं था। मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर वेव नेचर होता है, ये उन्होंने प्रपोज किया कि ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, लेकिन होता है या नहीं होता ये अभी क्लियर नहीं था 1923 और 24 में, ये क्लियर हुआ 1927 में। तो आगे मैं चलूंगा और आपको बताता हूं 1927 में क्या हुआ। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और बताते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ फिर। सो हुआ क्या कि 1927 में, इन 1927 ये सब घटनाएं देखिए कैसे धीरे धीरे एक दूसरे को कोरिलेट करती चली गई। इन 1927 डेविसन एंड जर्मर बेल लैब्स में काम करते थे। बेल लैबोरेटरी बहुत फेमस लैब है। सो बेल लैब्स में काम करते थे डेविसन एंड गर्मर, ये दो साइंटिस्ट, दोनों दोस्त थे। सो डेविसन एंड गर्मर डिफ्रैक्टेड a beam of moving electrons, a beam of moving electrons with the help of nickel crystal, कमाल हो गया, कमाल मतलब अद्भुत। 1927 में इन दो दोस्तों ने बीम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स तेज स्पीड से मूव कर रहे थे, उनका डिफ्रैक्शन कॉज किया। डिफ्रैक्शन इज एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव। प्लीज इन शब्दों को याद रखिएगा, जब आप फिजिक्स में डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पढ़ोगे तो वेव नेचर से ही इसको पढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन इज एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव। वेव की प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कौन शो करता है? वेव। लेकिन यहां डिफ्रैक्शन कौन शो कर रहा है? बीम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्शन शो कर रहे हैं। इसका मतलब है ये प्रूव हो गया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वेव नेचर है। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वेव नेचर है। और इस बात से यह भी प्रूव हो गया कि 4 साल पहले जो डी ब्रॉगली ने अपने पीएचडी वर्क में यह कहा कि मूविंग पार्टिकल के अंदर वेव नेचर होता है, ये आज सिद्ध हो गया इस एक्सपेरिमेंट से। 1927 में जब ये प्रूव हो गया तो 1929 में डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज दे दिया गया। बहुत यंग एज में पाने वाले नोबेल प्राइज थे, आप समझो इस चीज को। सो 1927 में इन दो दोस्तों ने बीम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन कॉज किया। एंड डिफ्रैक्शन इज एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव। वेव ही डिफ्रैक्शन शो कर सकती है, वेव नेचर से ही डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन होता है। और यहां पे डिफ्रैक्शन हो रहा था मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का, इसका मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वेव नेचर है, ये प्रूव हो जाता है। और इसके बाद फिर डी ब्रॉगली को आप बोल सकते हो नोबेल प्राइज दे दिया गया। 1927 में इन्होंने किया था। ऐसा नहीं कि इनको नहीं नोबेल प्राइज मिला था, डेविसन को भी नोबेल प्राइज मिला 1935 में। 7-8 साल बाद इनके भी वर्क को एक्नॉलेज किया गया कि भाई इन्होंने भी शानदार काम किया, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया और इनको भी नोबेल प्राइज मिला। ये थोड़े गैप के साथ मिला था। ठीक है, ठीक है। अब ये तो हिस्ट्री है। अब आ जाते हैं अपने मेन बात पे, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ये तो बेसिक हिस्ट्री है बेटा, जो मैंने आपको बता दी कि किस किस क्रम में चीजें कैसे कैसे घटी और कैसे एक दूसरे से चीजें रिलेटेड हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे से आप देखोगे रिलेटेड हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब अपने मेन फोकस पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली ने क्या कहा? डी ब्रॉगली ने यह कहा कि मूविंग पार्टिकल के अंदर क्या है? वेव नेचर है ना। और उस वेव को आप लिखोगे H/P, जिसको मैं लिख सकता हूं H/mv, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं H/√2m इंटू वॉट के। तो ये सब वेवलेंथ निकालने के फॉर्मूले हैं। P लीनियर मोमेंटम है, mv आपको जानते ही हो, mv m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, m यहां पे मास है और k बेटा यहां पे काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले में k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। के यहां पे काइनेटिक एनर्जी है मूविंग ऑब्जेक्ट का, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, H/√2m इंटू के। ठीक है, अगर किसी आप
चार्ज पार्टिकल को, यदि किसी चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज Q है V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करो, यदि किसी चार्ज पार्टिकल Q को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करो तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। मैं लिख देता हूं, यहां एक छोटा सा नोट लिखूंगा। If a charged particle Q is accelerated by V volts, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो मूव करने के कारण डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी होगा। तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, मैं क्या लिखूं बेटा, h/√2m, और k की जगह काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q को आप V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। सो यहां पे काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं लिखने वाला हूं Q इंटू V। ध्यान रखना ये V वेलोसिटी नहीं है बल्कि वोल्टेज है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दैट मूविंग चार्ज पार्टिकल इज h/√2m इंटू Q V। V यहां पे वोल्टेज है जिससे उस चार्ज पार्टिकल Q को एक्सेलरेट किया गया है। ये बच्चे उस पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, जो मूविंग पार्टिकल है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ठीक है बेटा, यहां से अब एक चीज और सुन लो, अगर इलेक्ट्रॉन को आप V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हो तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन का H मालूम है, H तो सभी का सेम होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें सब मालूम है। जब आप सबकी वैल्यूज रखोगे तो एक रिजल्ट आएगा जो प्लीज याद रखिएगा, हाथ जोड़ के बिनती है। तो मैं यहां पे ये लिख रहा हूं, एक दूसरा नोट लिखते हैं, एक दूसरा नोट, if an electron is accelerated by V volts, तो फिर उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप कैसे लिखोगे बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी इक्वल टू h/√2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज, यही तो होगा। और जब इनकी वैल्यूज आप रख के सॉल्व करोगे, तो लैम्डा की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए मिलती है √150/V, और ये वैल्यू बच्चे एंगस्ट्रॉम में होती है। प्लीज ये फॉर्मूला याद रखना, ये भी याद रखना कि ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होती है। होगा क्या, अगर आप एग्जामिनेशन में इसको करने जाओगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, मेरी बात मान लीजिएगा। करना है इसको लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, तो बेहतर है कि इसके रिजल्ट को ये याद कर लिया जाए, इसमें बहुत अच्छे से बहुत कम समय में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हो तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का जो मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होगा, वो इस चीज से दिया जाएगा। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, लेकिन ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी। इस फॉर्मूले में V क्या है बेटा, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये V वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करने पे उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। आगे मैं एग्जांपल देता हूं तो और क्लियर होगा, लेकिन प्लीज इसको लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आएंगे, सीधे यहां वैल्यू रखोगे आंसर आएगा। चल रहे बच्चों, आगे चल रहे, ठीक है। इस रिजल्ट को याद रखना, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसको आप कैसे करेंगे मुझे देखना है, ठीक है। चलो पहले तो इस क्वेश्चन को निपटाओ, इस क्वेश्चन को करो। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, सभी को क्वेश्चन करना है, ध्यान से सुन लीजिए। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। एक प्रोटॉन को और एक अल्फा पार्टिकल को सेम पोटेंशियल मतलब सेम वोल्टेज से एक्सेलरेट किया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब आपको बताना है बच्चे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसका जो रेशियो है ये मुझे आपसे जानना है। प्लीज आप आंसर करिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पीछे अभी जो रिजल्ट लिखा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आप किसी चार्ज पार्टिकल Q को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करो, यदि आप किसी चार्ज पार्टिकल को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करो तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ 2m इंटू Q इंटू V होता है। यह रिजल्ट मैंने अभी आपको पीछे बताया है। देखो जो बेटा प्रोटॉन है
प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो तो आपको मालूम ही है, प्लस ई। चार्ज कितना होता है बेटा? प्लस ई। और जो इसका मास है वो m प्रोटॉन है। और जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो चार्ज है वो चार्ज बच्चे 2e है। और जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ये काफी बात हो चुकी है। जो अल्फा पार्टिकल का मास है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। नाउ लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करो। देखिए नीला कलर कैसा दिखता है, सही दिख रहा है ना? दिख रहा है ना आपको? चलो, सो लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू वोल्टेज b। और अल्फा पार्टिकल के लिए h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहां मास ऑफ पार्टिकल होता है तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ये इंटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e इंटू वोल्टेज v। और दोनों को डिवाइड करोगे बच्चे, जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा की वैल्यू 4 दूनी 8, मेरे ख्याल से √8:1 आएगी, जो कि 2√2:1 हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ब्लू कलर विजिबल है? कलर विजिबल है ना बेटा? विजिबल है, ठीक है, राइट। समझ में आया? समझ में आया? इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बच्चे भर भर के आते हैं, चाहे वो NSEGS का पेपर हो, जेई मेंस का, जेई एडवांस का, खूब पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। NSEC में बहुत इजी है क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैंने रिजल्ट बताया, अगर कभी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए भी पूछ ले कोई तो मैं लिख देता हूं, लेकिन आप उसको पता भी कर सकते हो खुद। लेकिन हाँ, अगर जल्दी से कैलकुलेशन करना हो तो मैं अगले पेज पे उसके लिए भी रिजल्ट लिख दे रहा हूं, है ना? नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है? ये आपको, चलो बेटा, तो नेक्स्ट पेज पे एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं बेटा। नोट ये है बच्चे, अभी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किए तो लैम्डा का फॉर्मूला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला √150 अपॉन v एंगस्ट्रॉम, है ना बेटा? ये किसके लिए फॉर्मूला था? इलेक्ट्रॉन के लिए। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसको आपने v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रखा है, v पोटेंशियल से। अगर यही v पोटेंशियल से एक्सेलरेशन में प्रोटॉन के लिए अप्लाई करूं और मुझे जल्दी से, सपोज आपको बोल दिया गया कि एक प्रोटॉन को 10 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, तो प्रोटॉन के लिए बच्चे डी ब्रॉगली वेवलेंथ 0.286 अपॉन रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम, ठीक है? ये किसके लिए है? ये फॉर्मूला है प्रोटॉन के लिए, उस प्रोटॉन को जिसको आपने v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है, ठीक है? ये एक्चुअली क्या है? उन कांस्टेंट्स की, जब मास रखोगे, चार्ज रखोगे, तो कांस्टेंट्स की वैल्यू जब सॉल्व करोगे ना तो ये रिजल्ट आएगा। और तीसरा एक अल्फा पार्टिकल के लिए मैं लिख देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू 0.101 अपॉन रूट ऑफ वोल्टेज, ये वैल्यू आ जाती है एंगस्ट्रॉम में। और ये रिजल्ट है किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए। ये अल्फा पार्टिकल के लिए जिसको आप v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किए। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, इससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मान लो कभी आ गया प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल के लिए अगर v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया तो ये उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स हो जाएंगी। याद रखिएगा ये वैल्यूज एंगस्ट्रॉम में हैं, तो अगर किसी दूसरी यूनिट में पूछे तो आप अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लेंगे ना, अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक चीज के सिग्निफिकेंस पे ले चलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये हो गया, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ये हो गया, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल का, प्रोटॉन का, ये सब तो बात कर रहे हैं। लेकिन डी ब्रॉगली ने अपनी थ्योरी सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं दी। उन्होंने तो ये बोला कि कोई भी मैटर, कोई भी पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके अंदर वेव नेचर होगा। डी ब्रॉगली ने तो ये कहा। वो अलग बात है कि हम लोग बार बार इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का है। लेकिन हम लोग ऐसे क्यों नहीं बात करते कि आजकल तुम्हारी वेवलेंथ क्या चल रही है, या वो जो गाड़ी जा रही है सामने स्पीड में उसकी वेवलेंथ क्या होगी, जल्दी से बता दो। हम लोग डे टू डे लाइफ में, इस मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, इस बड़ी दुनिया में हम लोग डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को क्यों नहीं यूज करते? मतलब हम लोग ऐसे बातचीत क्यों नहीं करते कि आजकल इसकी वेवलेंथ क्या है, या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेवलेंथ क्या है? क्यों हम सिर्फ अपने आप को पार्टिकल मानते हैं, हम अपने आप को वेव नहीं मानते।
हम अगर मूव कर रहे हैं, कोई कार मूव कर रही है तो हम बोलते कार जा रही है, हम ये नहीं बोलते कि देखो वेव जा रही है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। लेकिन हां, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल करेगा तो आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल भी बोलते हैं, वेव भी। मतलब इलेक्ट्रॉन को कोई बोलेगा कि वो देखो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जा रहा है, कोई ऐसा भी बोल सकता है वो देखो इलेक्ट्रॉन वेव जा रही है। लेकिन कार के लिए नहीं बात करते। कार जा रही है, ट्रेन जा रही है, तो हम लोग बोलते हैं देखो वो ट्रेन जा रही है, वो पार्टिकल जा रहा है, वो ट्रेन एज अ पार्टिकल जा रहा है। हम लोग ये नहीं बोलते ट्रेन वेव जा रही है, ऐसा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि डे टू डे लाइफ में डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इतनी कम होती है कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें और क्लियर होगा कि मैं क्या बात बोलना चाहता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में मैं चलता हूं और एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम लोग मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस मतलब जहां पे बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात क्यों नहीं करते। ठीक है, ओके। सो चलो नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं क्वेश्चन को। ओके, सो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन ये है, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ in meter of first an electron in first orbit of hydrogen atom। मान लो बोर ऑर्बिट में है ना, बोर्स फॉर्मूला, बोर्स थ्योरी वैलिड है। और दूसरा क्वेश्चन है, ऑफ अ क्रिकेट बॉल, थोड़ा देर के लिए मास मान लेते हैं 0.5 kg का है ना, ताकि मेरी कैलकुलेशन सिंपल रहे। मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये दो क्वेश्चन करते हैं और दोनों क्वेश्चन करने का पर्पस ये है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि क्यों क्रिकेट बॉल के लिए वेवलेंथ का कोई मतलब नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का मतलब है ना। चल, तो पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बहुत सिंपल है बेटा। पहले क्वेश्चन के लिए मुझे मालूम है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है H/m इंटू वी, H/m इंटू वी। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इधर करेंगे, सेकंड को उधर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और उसकी स्पीड फर्स्ट बोर ऑर्बिट में स्पीड कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, अगर आपको याद हो बेटा, तो ये 2.18 इंटू 10⁻6 होती है। 2.18 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जरा इस वैल्यू को देखो। एटम जिस डायमेंशन का होता है, एटम लगभग 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। एटम जिन डायमेंशंस का होता है, जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ रही है वो भी ऑलमोस्ट उसी डायमेंशन की है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के लिए वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों सिग्निफिकेंट है। इलेक्ट्रॉन के लिए वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल है उसी के अप्रोक्सीमेटली आसपास ही वेवलेंथ आ रही है, उसी के आसपास ही वेवलेंथ आ रही बेटा। चलो इधर आते हैं, सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। क्रिकेट बॉल, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो जब बॉल मारते हैं तो हम लोग कभी नहीं सोचे कि बॉल की वेवलेंथ क्या होगी। आज निकाल लेते हैं कि उस बॉल की वेवलेंथ क्या होगी अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। डी बॉल की वेवलेंथ होगी H/m इंटू वी। सो H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द क्रिकेट बॉल लगभग 0.5 और वेलोसिटी है 20, सो दिस इज 10। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 6.626 इंटू 10⁻, व्हाट, ये 10 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो -35 मीटर। ओहो, 6.626 इंटू 10⁻35 मीटर, 10⁻35 मीटर। दोस्तों आपको यह भी नहीं मालूम है कि आपको यह एहसास नहीं है कि यह लेंथ कितनी छोटी है। दुनिया का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इस तरह की लेंथ को मेजर कर सके, इतने कम लेंथ को मेजर कर सके। इनफैक्ट ये वेवलेंथ इतनी कम है कि इनसिग्निफिकेंट है। और ऑब्जेक्ट देखो, क्रिकेट बॉल का साइज देखो, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो पार्टिकल का साइज है
वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो वेवलेंथ आ रही है दिस इज वेरी वेरी वेरी, जितने भी वेरी लगा सकते हो उतने लगा सकते हो, ये आपकी इच्छा है, हमने इतने लगाए। दैट मीन्स फॉर अ क्रिकेट बॉल विच नेचर इज डोमिनेंट, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर? क्रिकेट बॉल के लिए, मूविंग क्रिकेट बॉल के लिए बताइए पार्टिकल नेचर डोमिनेट कर रहा है या वेव नेचर? ऑब्वियसली पार्टिकल नेचर, क्योंकि आप जरा वेवलेंथ देखिए 10⁻⁻35 मीटर के ऑर्डर की है, दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। आप समझ रहे हैं? तो रेलेवेंस समझ में आया कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक वर्ड में, माइक्रोस्कोपिक वर्ड में एटम के लेवल पे जाके डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस का तो सिग्निफिकेंस है, काफी अच्छा सिग्निफिकेंस है। और हमें इलेक्ट्रॉन कभी पार्टिकल की तरह दिखेगा, कभी वेव की तरह दिखेगा, मतलब उसके दोनों नेचर को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन जब मैक्रोस्कोपिक वर्ड में आते हैं दोस्तों, मैक्रोस्कोपिक वर्ड, हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट से जब डील करते हैं, जिनकी स्पीड भी बड़ी नॉर्मल रहती है, ऐसा भी नहीं कि बहुत भयंकर स्पीड से मूव कर रहे हो, उनके लिए ये जो वेवलेंथ्स है ये प्रैक्टिकली मीनिंगलेस है। मतलब हम लोग अपने आप को पार्टिकल ही समझें तो ज्यादा बेटर है, वेव समझने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इस चीज से क्लियर हो गया होगा कि कब कौन सा नेचर डोमिनेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए जो काफी तेज स्पीड से मूव करते हैं, उनके लिए पार्टिकल और वेव नेचर दोनों सिग्निफिकेंस रखता है, रेलेवेंस रखता है बेटा। लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक, क्रिकेट बॉल है, अर्थ हो गए, हम लोग हो गए, कार हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गया, ये सब रेलेवेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, चलो आज इश्यूज हैं तो एक काम करेंगे, अपन इस चीज को नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इस चीज को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा क्योंकि अभी थोड़ा नेट का इश्यू चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो इसके पहले मैंने बताई थी वो यहीं तक थी, ये चीज शायद आपको अभी नहीं समझ में आई होगी, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा से कंटिन्यू करूंगा विद प्रूफ ऑफ MVR इज इक्वल टू NH/2π बच्चों। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से शुरू करूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेईई मेंस में भर भर के पूछा जाता है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास से शुरू करूंगा बेटा। ठीक है।